नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का हमारा यह ईवीएस का पार्ट नंबर 15 है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सारे साथियों तक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शेल का उदाहरण है। यहाँ पर आपको कायांतरित शेल का उदाहरण पूछा है। ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। इनमें से कायांतरित शेल का उदाहरण क्या हो जाएगा साथियों? तो संगमरमर जो है वो कायांतरित शेल का उदाहरण है। विकल्प सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। हमें बताना है कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। देवदार, चीड़, ओक्र या फिर नीम। तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो नीम जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 3, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जिसको शॉर्ट में कहते हैं जीएपी, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है। जल का वेग, ऑप्शन बी है जल की गुणवत्ता, सी है जल का तापमान, डी है जल की प्रचुरता। तो आप सभी को पता होगा कि गंगा एक्शन प्लान लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो जल की गुणवत्ता में सुधार लाने का उद्देश्य था, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सभी को नोट कर लेना है कि इस प्लान की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उनके द्वारा गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध का है, वरुण का, शनि का या फिर शुक्र का। तो आप सभी को पता होगा साथियों कि टाइटन जो है वो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आप सभी को बता देना है साथियों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो है वो टाइटन ही है। ठीक है। आकार की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि ग्रह है। ठीक है, नोट कर लीजिए इन बातों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है या फिर शुक्र है। तो आप सभी को पता होगा साथियों, भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। आपसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सी वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कैक्टस, चंदन, फर या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि मरुस्थलीय प्रदेश जो होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है वहां पर कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो कैक्टस पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जीव का संरक्षण किया जाता है? सांप का, हाथी का, गेंडे का या फिर शेर का। तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में शेर का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यह अभ्यारण्य जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है, तो आप सभी को नोट कर लेना है, यह गुजरात में है। कहाँ पर है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य? गुजरात में है। अगर इसका कभी परीक्षा में क्षेत्रफल पूछा जाए, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको नोट कर लीजिए साथियों, 1424 वर्ग किलोमीटर, 1424 वर्ग किलोमीटर इस वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8।
भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसको क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिम नदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? यहाँ पर आपको बताना है किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। लाल मृदा, ऑप्शन बी दे रखा है लेटेराइट मृदा, सी है काली मृदा, डी है जलोढ़ मृदा। तो आप सभी को याद रख लेना है साथियों, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो लावा द्वारा निर्माण होने वाली मृदा का नाम है काली मिट्टी या काली मृदा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो कपास के लिए, कपास के लिए काली मिट्टी या काली मृदा जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को या काली मृदा को रेगुर मृदा या मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन बी है जीवाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी है कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो आपको यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे जो होंगे वो दूर दूर प्रसारित होंगे। विकल्प डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, जब मोर सांप को खाता है, मतलब मोर जो है वो किसको खा रहा है? सांप को खा रहा है। मोर सांप को खा रहा है। सांप किसको, सांप कीड़ों को खाता है। सांप किसको खा रहा है? कीड़ों को खा रहा है। और कीड़े किसको खा रहे हैं? हरे पौधे को खा रहे हैं। इसमें पूछा है कि मोर का पोषण तल है अंतिम अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, मोर जो है वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़े में काम करता है? यहाँ पर कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़े में काम करता है? सनबर्ड, कोयल, कोआ या फिर बया। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सनबर्ड पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़े में काम करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, वायुमंडल की किस परत में खराब ओजोन पाई जाती है? अभी तक आपने प्रश्न देखा था कि ओजोन कहाँ पाई जाती है, अच्छी ओजोन कहाँ पाई जाती है। तो आपने बताया था अच्छी ओजोन जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि वायुमंडल की किस परत में खराब ओजोन पाई जाती है। तो खराब ओजोन जो पाई जाती है वो साथियों क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। कौन सा विटामिन आंखों और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है? यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, कौन सा विटामिन आंखों और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आंखों और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन विटामिन ए है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ रहेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो आप सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके एग्जाम में आ सकती है। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। मोटापा मुख्य रूप से किस भोजन की अधिकता के कारण होता है? यहाँ पर प्रश्न में पूछा है, मोटापा मुख्य रूप से किस भोजन की अधिकता के कारण होता है? खनिज युक्त भोजन, ऑप्शन बी दे रखा है प्रोटीन युक्त भोजन, सी दे रखा है विटामिन युक्त भोजन, डी है ऊर्जा देने वाले भोजन। तो मोटापा मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाले भोजन की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी डिटेल को देखा। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न और उसकी डिटेल आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इन 15 प्रश्नों को आपको नोट्स बना लेना है, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना है,
ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे साथियों तक इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके और आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर ये क्लास आप डेली अटेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप डेली अगर पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।